कब 11:21 तब 20 मिनट मिला पढ़ाई दिया और हेलो बेटा, वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। चूंकि फोन आ गया उसमें कट गया था। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हमें करनी है। बिग आइडिया इसमें पार्टीशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी। दूसरा पॉइंट है फैक्शंस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला है प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इंडिया एंड द वर्ल्ड। सर नमस्ते। India and its neighbors, challenge facing contemporary India. History maker Dr. B.R. Ambedkar was a noted scholar, lawyer, and champion of rights of the so-called lower castes. He was one of the founding father of the Republic of India. क्या कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? मतलब गणतंत्र भारत में इनको उसके स्थापक कहा जाता है। He played a pivotal role in drafting the Constitution of India. संविधान के ड्राफ्टिंग में, उसके प्रारूप निर्धारण में, प्रारूप बनाने में इन्होंने एक क्रूशियल रोल अपना अदा किया। ही वॉज सो इंडिपेंडेंट, इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। और आज़ाद भारत के ये पहले जो है कानून और न्याय मंत्री बने। अब एट अ ग्लैंस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, इसमें क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पेशल प्रिविलेज फॉर द मार्जिनलाइन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम। ये सब हम पढ़ेंगे इसके तहत। दूसरा है मल्टी लिंग्वलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, पंचशील नॉन एलाइज मूवमेंट जिसको नैम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एंड सार्क। तो ये सभी पॉइंट्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है। और नीचे टाइम लाइन बनाई गई है। पेज पर आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपना। After a long struggle against the British Raj, पार्टिसिपेंट्स में अभिनव और अंशिका केवल जुड़ी हुई हैं, बाकी और अभी नहीं जुड़े कोई। After a long struggle against the British Raj, India finally became independent on 15 अगस्त 1947 को। क्या है? एक लंबे संघर्ष के बाद भारत जो अंततः आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। However, independence came at the expense of partition. पिछले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी अपने देश को बांट करके। पार्टीशन एंड आल्सो बी द नंबर ऑफ चैलेंजेस अहेड फ्रॉम द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ चैलेंजेस, कई चुनौतियां सामने किसके? फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री, मतलब जो उस समय देश के निर्माता जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे लीडर्स थे, जिनके कंधों पर देश को क्या निर्माण की जिम्मेदारी थी, संविधान बनाने से लेकर के उसको डेवलप योजना बनाने की। उनके सामने सो मेनी चैलेंजेस, कई चुनौतियां थी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रॉब्लम दैट द कंट्री फेस्ड एट द टाइम। और इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि आज़ादी के समय कौन से ऐसे प्रॉब्लम थे जिसको देश सामना कर रहा था। हेलो, इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइड होने का कारण आपने चैप्टर 9 में, इसका मतलब ना तो वीडियो को सही से पढ़ा है और ना सुना है बात को।
एक एक पॉइंट हमने वीडियो में मुस्लिम लीग बताया गया था 1906 में, जब पार्टीशन बंगाल की ब्रिटिश ने किया, योजना बनाया 1905 में, तो उस समय बंगाल से लेके पूरे देश में इसका विदेशी विरोध हुआ, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकाट मूवमेंट चलाए गए। तो उसी समय नेशनल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, 1906 में। तो एक जहां कांग्रेस सब एक साथ थे, अब वो अलग एक बन गया लीग। उसकी मांगे कुछ अपनी थी, मुस्लिमों को राइट्स, मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और लेजिस्लेटिव एम्पीरियल में सीट। से डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 क्या होता गया, मतभेद होता गया। मुस्लिम को लगा कि कांग्रेस केवल अपनी ही बात कर रही, हमारे लिए उसमें उतना हित नहीं है। तो समझी ना। फिर जवाहर और जिन्ना जब आगे बढ़े तो जवाहर और जिन्ना में मतभेद बढ़ते गए। वो धीरे धीरे जब आज़ादी की तरफ देश बढ़ा तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसके लिए होने लगा। जवाहर चाहते थे कि वो हों और वो नहीं चाहते थे हम। तो ऐसे मतभेद बढ़ता गया और ये रीजन एक देश, वन टू नेशन थियरी कौन लाया था? मुस्लिम लीग के तहत जवाहर मोहम्मद अली जिन्ना ही तो लाए थे। तो आपने पिछला चैप्टर जब ध्यान से नहीं पढ़ा तो यही तो है सबसे बड़ी कमी। हमने आपको बार बार बोला था वीडियो ये समझिए, जब बातें ना समझ में आए तो आप अगले दिन उसको पूछिए। तो पढ़ ले रहे हो या नहीं पढ़ ले रहे हो, कुछ कमेंट कुछ है नहीं सर समझ में आया नहीं या नहीं आया, कैसे पता चलेगा? और कितने देखते हो कितने पढ़ते हो ये भी तो नहीं पता चलता है, कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। पढ़ने के बाद कमेंट आने चाहिए, हाँ सर हमने पढ़ा समझ में आया, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। पूछा कभी किसी ने? ये 9 चैप्टर में अच्छे समझाए गए, उनको आप पढ़िएगा। वीडियो में भी हमने साफ साफ समझाया है, जैसे यहां बता रहे हैं वही चीज वीडियो में जा रही है। ओके, हेलो हेलो, हाँ यस सर। तो पढ़ के समझिए बातें। उसके बाद आपको, जैसे आज मैंने वीडियो भेजा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं आई तो आप तुरंत इंटरप्ट करिए, सर हाँ ये पॉइंट फिर से बताइए। और हम डेली बोलते हैं कि अंडरलाइन कर करके पढ़िए। होमवर्क भी यही दे रहे हैं कि आप अंडरलाइन करके पढ़िए और मल्टीपल चॉइस खुद निकालिए, क्वेश्चन बनाइए, खुद नोट्स लिखिए। हवा में थोड़ा काम होगा केवल ऐसे बस पढ़ाया जा रहा, अब 10 बार पढ़ा दिया गया आपको और आप सुन बस अपने मन का केवल आधे मन से ध्यान से काम कर रहे हैं। नोट्स कंप्लीट रखिए, जब आप डेट वाइज पॉइंट वाइज करेंगे तो समझेंगे अच्छे से। 9 चैप्टर के आंसर का पीडीएफ 8 का दिया था, आंसर हमने एक आंसर का केवल वीडियो बना के दिया था, लास्ट वीडियो था उस चैप्टर से रिलेटेड, और 4-5 पार्ट में वो वीडियो गया इस चैप्टर का, 9th का बड़ा चैप्टर था। हर वीडियो का आप पढ़िए, कोई 10 लोग देखे, कोई 15, कोई 1 में तो बहुत लोग देखे, 100 से ऊपर 200 गया, लेकिन पूरा देखिए समझिए। व्यू से नहीं काम होगा, केवल आप उसको पढ़ें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट लिखें। चलिए, हाउ द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट टैकल देम, कैसे कह रहा है? फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जो पहली हमारी सरकार बनी उसको टैकल की, मतलब इन सब प्रॉब्लम को कैसे चुनौती के रूप में उसको लिया। एंड द डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन मोर देन 7 decades सिंस इंडिपेंडेंस। कह रहा है डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस इन मोर देन 7 decades, मतलब 7 दशक। 1950 में हम रिपब्लिक हुए हैं, हमारा संविधान लागू हुआ, तब से लेकर के आज 2020 चल रहा है। तो 50 और 70 सीधा सीधा 2020 होता है कि नहीं होता है? तो यही कह रहा है 7 decade मीन 70 ईयर। आज क्या डेवलपमेंट हुआ, आज हम कहाँ पर हैं और उस समय कहाँ पर थे, ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब अगला हेडिंग आ जाइए, पार्टीशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, मतलब देश का बंटवारा, और जो देश के बंटवारे में ना पाकिस्तान के रहे ना इंडिया के रहे, रिफ्यूजी के रूप में शरणार्थी बॉर्डर पर, ना पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया ना इंडिया ने अडॉप्ट किया। एक शरणार्थी के रूप में अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके
गंवा करके वो हो गए, उनके रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्स्थापना के लिए। ध्यान दीजिए, सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान सा द वर्स्ट एवर कम्युनल राइट्स। जब ये डिक्लेरेशन हो गया कि देश टू नेशन थ्योरी, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय जो बन के आए थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की बात मानी, और कांग्रेस भी नहीं चाहते थे उस समय कि ये हो, और देश का बंटवारा इस तरह से हो गया रिलीजन बेस पर, मेजॉरिटी बेस पर, कौन से लोगों की मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी को पाकिस्तान बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे देश के जो जनता थी, मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान थे तो सब इंडिया के ही, इनके बीच में कम्युनल राइट्स हो गया, जातीय हिंसा जिसको कहते हैं हम। एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ पीपुल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। मिलियंस, लाखों से अधिक भी, 10 लाख होता है 1 मिलियन में। पीपुल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। टू प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ, as many as 8.5 million people migrated to India। क्या कह रहा है? 8.5 मिलियन मतलब 85 लाख लोग माइग्रेट टू इंडिया, माइग्रेट किए। माइग्रेट का मतलब होता है जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लोग मूव करते हैं। टू प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ, तुरंत उनको राहत प्रदान करने के लिए शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड। उनको राहत प्रदान करने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनको घर देने के लिए या शरण, एक मंत्रालय क्रिएट किया गया, नया मंत्रालय बनाया गया, रिहेबिलिटेशन मंत्रालय। मीनिंग दी गई है द एक्ट ऑफ restoration of livelihood and social security normally in a person's life that has been affected due to the famine, riots and disabilities। मतलब ऐसे लोग जो प्राकृतिक आपदा, आपसी संघर्ष और डिसेबिलिटीज की वजह से जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए, पुनर्वास के लिए यह मंत्रालय बनाया गया। New township and colonies were developed and resettled them। नए नए कॉलोनी, नए नए टाउन्स बसाए गए उनको डेवलप बसाने के लिए। As financial help, loan were given by state government to the migrants for starting business and industries। इकोनॉमिक हेल्प किया गया उनको, आर्थिक मदद पहुंचाई गई लोन के रूप में। जो माइग्रेंट्स थे, जो अप्रवासी लोग थे, उनको नया बिजनेस और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। मतलब पाकिस्तान से 85 लाख लोग लगभग शरणार्थी के रूप में इंडिया बॉर्डर पर थे। द डिस्प्लेस्ड, ग्रेजुअली द डिस्प्लेस्ड पीपुल वर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी। धीरे धीरे जो डिस्प्लेस हुए थे, विस्थापित लोग थे, वो धीरे धीरे भारतीय समाज से मिलते गए। ये पाकिस्तान के थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको रखा नहीं, बेचारे यहां से छोड़ के गए, फिर उनको वापस आना पड़ा, तो घर बार इनका सब चौपट हो गया। अगला है फैक्शंस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फैक्शंस इन इंडिया, भारत में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पर। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर एग्जिस्टेड इन इंडिया टू स्पेशल ग्रुप ऑफ टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट एंड द फ्रेंच और पोर्तुगीज टेरिटरीज। क्या था? 2 ग्रुप थे एक तरह से। एक प्रिंसली स्टेट मतलब जिसमें क्राउन प्रिंस, नवाबों या राजाओं का राज था, और दूसरा फ्रेंच के अंदर जो कॉलोनीज थी, और पोर्तुगीज टेरिटरी जैसे गोवा वगैरह पोर्तुगीज में थी, पांचेरी ये जो है फ्रेंच। अब आ जाइए प्रिंसली स्टेट क्या है, क्योंकि उस समय बंटवारे के समय प्रपोजल में रखा था माउंटबेटन ने कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो अपने को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं या भारतीय संघ में मिल जाए,
प्रोविंस जो है अपने को स्वतंत्र रखे या भारतीय स्टेट में मिल जाए। इस तरह से उनको जोड़ना कितनी चुनौतीपूर्ण कार्य था, एक संघीय ढांचा बनाना। प्रिंसली स्टेट सम 560 ऑफ देम, 560 लगभग उसमें रियासतें थीं। रियासत, जमींदारी जिसको हम कह सकते हैं, बड़ी बड़ी रियासतें, जैसे आप सुनते होंगे यहाँ लोरपुर रियासत थी, पैंतीपुर मदन मियाँ की रियासत थी। स्टेट की बात करते हैं जैसे तिघरा स्टेट, ऐसे बहुत से वर गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर इंडिया और पाकिस्तान। उनको चॉइस था कि या तो भारत में रहे या पाकिस्तान में, तो खुद स्वतंत्र रहे। जैसे जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद, ये किसी में नहीं मिली, ना पाकिस्तान में मिली ना इंडिया में मिली, ये अपने को स्वतंत्र रखी। इनिशियली डिड नॉट एग्री टू बिकम पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनिस, ये लोग जो है भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद अंडरलाइन करते रहिएगा, नहीं तो बाद में फिर पूछोगे सर ये बता दीजिए। अच्छे से सुनिए, समझिए वीडियो को अच्छे से, मन से, बस केवल ऐसे नहीं, तब आपके सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अब जूनागढ़, द नवाब ऑफ जूनागढ़ इनिशियली वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। क्या चाहता था वो पाकिस्तान में? इन फरवरी 1948 द पीपुल वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया। वहाँ पे चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री तो इनको बनना था लेकिन जवाहर को बना दिया गया, जबकि जो 7 लोगों के सदस्य उसमें 5 मेंबर इनके पक्ष में वोट दिए थे, लेकिन गांधी जी ने इनका समर्थन किया, नाराज ना हो नेहरू, क्योंकि इनको पहले से लालच थी गद्दी, तभी तो जिन्ना और ये बंटवारा ही हुआ, नहीं तो पाकिस्तान बढ़ता ही नहीं। जिन्ना ने फूट होती, जिन्ना चाहता था प्रधानमंत्री बनना। तो फरवरी में इलेक्शन हुआ वहां पे आम कि ये हुआ, पब्लिक ओपिनियन रखी जाए, तो ज्यादातर पब्लिक ने कहा हम भारत में रहेंगे, और इस तरह से नवाब भागा यहाँ से। हैदराबाद, हैदराबाद वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। हैदराबाद acceded to India post 1948 after Indian troops helped curb, ये नहीं मान रहा था, ये पाकिस्तान का हिस्सा। अरे 5 मिनट और होंगे, बेल देर में लगी थी, 5 मिनट पढ़ाई ले जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। इंक्रीजिंग लॉलेसनेस इन द निजाम टेरिटरीज, निजाम जो वहाँ का था, निजाम ऑफ हैदराबाद नहीं मान रहा था, नवाब जो था वहाँ का, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर भी ये हुआ ठीक है पब्लिक ओपिनियन कराई जाए, और बाद में हमारी सेनाओं के उससे जो है फ्लड किया, भागा वो अपना छोड़ करके सब। आज भी देखिए नवाब का खजाना, ये सब आप सुनते होंगे कि अभी उनके पास इतना दौलत हो, किसको, उसका कौन वारिस हो। कश्मीर, द रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, हैड सीक्रेट प्लान्स ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, उनका अपना गुप्त प्लान था स्वतंत्र रहने का, ना पाकिस्तान में मिलने ना भारत। 1948 पोस्ट द इंडो पाकिस्तान वार, जब 1948 में पाकिस्तान ने वार की, इंडिया पर अटैक करने के लिए, और कश्मीर पे द यूनाइटेड नेशंस ट्रूस फ्रोज द बैटल लाइन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस समय यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने ट्रूस मतलब पीस एग्रीमेंट, समझौता हुआ, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई जिसको एक्चुअल लाइन, एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC कहा जाता है, या LOC कह सकते हो आप, लाइन ऑफ कंट्रोल। मैकमोहन रेखा, रेड। तो ये चीज़ें आपको अक्सर बताई गई हैं जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ी है, और तमाम स्पीच में सब चीज़ें आप पढ़े हो। एकीकरण का जनक माना जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन का फादर, यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी के रूप में जो बनाई गई है उनकी, सरदार वल्लभ भाई के, और इसी वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्हीं के प्रयास से 560 रियासतें भारत में मिली, नहीं तो आज भारत टुकड़ों में होता। अगला पॉइंट है द फेट ऑफ अदर कॉलोनियल पोसेशन इन इंडिया, जो कुछ ब्रिटिश ने तो दे दिया पूरा, लेकिन फिर भी फ्रेंच और पुर्तगालीज के अंडर में जो रही। इन 1954 द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, 1954 में फ्रांस और भारत की सरकार एक समझौते पर
हुई व्हिच फ्रेंच रूल इन ऑल द टेरिटरीज केम टू एंड, जिससे भारत में जितनी भी टेरिटरीज थी फ्रेंच की वो समाप्त हो गया और भारत में मिल गई। अगला है दादर नगर हवेली वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज, अंडरलाइन 1948-49 में इंडियन आर्मी एक्सपेल्ड द पोर्तुगीज फ्रॉम गोवा, और भारतीय सेना ने पोर्तुगीज को हटाया गोवा से 1960। बताइए गोवा जो है भारत में 1961 में जाके मिला। विद दिस द होल ऑफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड, और इस तरह से भारत एक स्वतंत्र और संघीय ढांचा बना। तो आज की क्लास एक पैराग्राफ और लेते हैं। अगला पॉइंट है प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। प्लूरलिज्म मतलब, जैसे प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल, जैसे आप जानते हैं पर्यायवाची मतलब बहुवचन उसका होता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र और डेवलपमेंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय इंडिया लार्ज पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, क्लास एंड लैंग्वेज। इसमें बटी हुई थी जात में, धर्म में, वर्ग में, भाषा में। द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडिया 1947 वाज दैट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे बड़ा जो चैलेंज था 1947 में भारत के सामने विकास करना, कैसे सबका एक साथ विकास किया जाए। इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से इन सब समस्याओं को टैकल करना, द कंट्री नीडेड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन। भारत को क्या जरूरत थी, देश को एक गाइडलाइन की जरूरत थी, एक रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन जिसके तहत हो, मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन would be instrumental in achieving the goal of all-round development while keeping intact the spirit of pluralism and democracy। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, ऐसे यंत्र टूल की जिससे के तहत उस अचीव को पूरा किया जा सके, उस गोल को, एम को। इट मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इंडिपेंडेंस इंडिस्पेंसेबल, और इसके लिए जो है भारत का एक नया संविधान बनाने की जरूरत थी। तो अगला पॉइंट हम कर लेंगे अगले दिन, द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को केवल व्यू ना करके उसको वॉच करें, उसको पूरा पढ़ें। जितने वीडियो गए हैं सब आपके उस पर हैं, या मेरे चैनल पर आपको सब मिल जाएगा अगर आपने डिलीट कर दिया है तो। लेकिन पढ़ाने के बाद ये ना फिर सर ये तो ये चीज़ कहाँ, आप उस समय पूछिए, अगले दिन पूछिए, अच्छी बात है।